रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहू, तुझे कुछ भी काम ढंग से करना नहीं आता है क्या? जब देखो तब यहाँ वहाँ बातें करती रहती है, कोई काम ठीक से नहीं करती। माँ जी, तो आपको भी कहाँ चैन है? जब देखो मुझ पर गुस्सा करती रहती है। कभी कोई काम भी कर लिया करो। अगर मैं ही घर का सारा काम करूँगी तो तेरे इस घर में क्या काम है? तू क्या कहीं की महारानी है? मतलब आप मुझे इस घर में काम करने के लिए लेकर आई हो? और क्या, हर सास बहू को इसलिए ही तो लेकर आती है ताकि उसकी बहू उसकी सेवा करे, पर तू उनमें से नहीं है। तू एक नंबर की कामचोर है। मैं तो हर वक्त आपकी नजरों में ही खटकती रहती हूँ, इतनी बुरी लगती हूँ। तो आप अपनी बेटी के घर जाकर क्यों नहीं रह लेती? ये घर मेरा है तो मैं क्यों जाऊंगी? जाना तो तुझे चाहिए यहाँ से। सुरीली इतना कहती ही है कि तभी उसके फोन पर उसकी बेटी कोमल का कॉल आता है और कोमल उसे अपने घर आने के लिए कहती है और सुरीली दिव्या को मुंह चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। सुरीली अपनी बेटी कोमल से मिलने के लिए उसके ससुराल जा रही थी, जहाँ रास्ते में उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसे बहुत चोट आती है और तो और उसकी आवाज भी चली जाती है। ये बात अभी तक सुरीली की बहू को नहीं पता थी, लेकिन जब रंजीत अपनी माँ को लेकर घर आता है तो वो दिव्या से कहता है, दिव्या, डॉक्टर ने कहा है कि माँ की आवाज हमेशा के लिए चली गई है, अब माँ कभी नहीं बोल पाएगी। क्या कहा? माँ जी अब कभी बोल नहीं पाएंगी? लेकिन जाने से पहले तो इन्होंने मुझसे बहुत बातें की। हाँ दिव्या, उस शाम को ही माँ का एक्सीडेंट हुआ था और उनकी आवाज चली गई, पर डॉक्टर ने कहा है कि अगर माँ के साथ दोबारा कुछ वैसा ही होता है तो शायद उनकी आवाज आ जाए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इतनी मुश्किल से तो माँ जी की चिक चिक से आजादी मिली है। अब देखती हूँ कैसी ये मुझ पर हुक्म चलाती हैं। सुनिए जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ जी का पूरा ध्यान रखूंगी। उनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। भले ही उनकी आवाज चली गई हो, लेकिन अब उनकी पहले से ज्यादा देखभाल करूंगी मैं। एक नंबर की झूठी है ये। इसे तो बहुत खुशी हो रही होगी मेरी आवाज जाने से। माँ जी चलिए, मैं आपको आपके कमरे तक ले चलती हूँ। इतना कहकर अब दिव्या सुरीली को उसके कमरे में ले जाती है और मन ही मन खुश होती है। समय के साथ एक रात और बीत जाती है। अगली सुबह दिव्या किचन में सब के लिए नाश्ता बनाती है और वो अपनी सास के लिए नाश्ते में अंडे का ऑमलेट बनाती है, जिसमें वो मिर्ची बहुत ज्यादा डाल देती है और कहती है, अरे वाह, अब मजा आएगा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि माँ जी ये मिर्च वाला अंडा खाएंगी तो जोर से चिल्ला पड़ेंगी, लेकिन अफसोस उनकी आवाज ही नहीं निकलेगी। इतना कहकर अब वो वहाँ से उस ऑमलेट को अपनी सास के पास लेकर जाती है और सुरीली से कहती है, माँ जी ये लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। अरे आपके तो हाथों में चोट लगी है, लाओ मैं आपके मुंह में डाल देती हूँ। आ करो आ। ये जानबूझकर मेरा मजाक बना रही है। एक बार मैं ठीक हो जाऊं फिर मैं इसे बताती हूँ। दिव्या सुरीली को अपने हाथों से अंडा खिलाती है और अंडा खाकर सुरीली को बहुत मिर्ची लगती है और वो मिर्ची लगने से उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो हाथों से हवा करने लगती है। ये देखकर दिव्या खुश होकर कहती है, क्या हुआ माँ जी, आपको मेरे हाथ का ऑमलेट इतना अच्छा लगा कि आपको और खाना है? रुकिए, मैं अभी खिलाती हूँ। हे भगवान, इसने जरूर ये जानबूझकर किया है। ये मेरा मुंह इस मिर्ची वाले अंडे से जलाना चाहती है। मैं अब बोल नहीं सकती, इसलिए बदला लेती है ये। माँ जी ये लो और खाओ, मैंने ये सारा अंडा आपके लिए बनाया है। अब आपको ये सारा अंडा खाना ही होगा। इतना कहकर अब दिव्या सुरीली को और भी अंडे खिलाने लगती है। तभी वहाँ पर सुरीली का बेटा आ जाता है और अपनी माँ की आंखों से आंसू निकलते देखकर दिव्या से कहता है, दिव्या, ये सब क्या हो रहा है? माँ रो क्यों रही है? रंजीत जी, ये तो बस माँ जी की खुशी के आंसू हैं। उन्हें मैंने कभी अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया ना, इसीलिए। अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ ये खाना खाकर रो रही है। रुको, मैं देखता हूँ क्या है इस खाने में। इतना कहकर अब रंजीत सुरीली के नाश्ते में से अंडे चक्कर देखता है तो उसे पता चलता है कि अंडे में बहुत सारी मिर्ची थी। ये देखकर रंजीत कहता है, अरे बाप रे, इसमें तो बहुत तेज मिर्च है, इसलिए माँ की आंख से आंसू आ रहे हैं ना। तुमसे एक काम भी सही नहीं होता, ढंग से खाना नहीं बना सकती थी क्या? अरे मुझे क्या पता था कि माँ जी को मिर्ची लग रही है या कुछ और हो रहा है। माँ जी अब बोल नहीं सकती, इसलिए मुझे पता नहीं चलता। कह तो तुम सही रही हो। अब इस दिक्कत का कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा। इतना कहकर अब रंजीत वहाँ से बाजार के लिए निकल जाता है। वहाँ से एक घंटी खरीद कर लाता है और ये घंटी अपनी माँ को देता है। फिर उसके कमरे में एक बोर्ड रखकर सास बहू दोनों से कहता है,
माँ ये देखो, मैं आपके लिए घंटी लाया हूँ। आपको जब भी कुछ भी चाहिए हो, आप बस एक घंटी बजा देना और ये घंटे की आवाज सुनकर दिव्या तुम माँ के पास आ जाना और माँ को जो भी चाहिए तुम माँ को दे देना। लेकिन रंजीत जी, मुझे पता कैसे चलेगा कि माँ जी को क्या चाहिए और क्या नहीं? मेरे पास इसका भी इंतजाम है। ये देखो, अगर माँ को पानी चाहिए तो माँ आप एक बार घंटी बजाना, अगर खाना चाहिए तो माँ 2 बार घंटी बजाना और बाकी सब कामों के लिए भी देखो ऐसे ही घंटी बजाना। और अगर दिव्या आपकी कोई बात ना माने तो इस घंटी को जोर जोर से बजाना, फिर मैं दिव्या की मेरा मतलब खबर ले लूंगा। ठीक है ना माँ? ये है ना मेरा समझदार बेटा। अब बस दिव्या की खाट तो मैं खड़ी करूंगी। इसने मेरा मुंह जलाया था ना, अब मैं इसे बताती हूँ। अब दिव्या की गूंगी सास अपनी घंटी की मदद से अपनी बहू को परेशान करना शुरू करती है। अगली सुबह जब दिव्या बाथरूम में नहा रही होती है, तभी दिव्या की गूंगी सास उसे परेशान करने के लिए अपने हाथों में वो घंटी लेकर बजाने लगती है। और बाथरूम में नहा रही दिव्या अपनी गूंगी सास की घंटी की आवाज सुनकर मुंह पर साबुन लगाए, शरीर पर टॉवल लपेटे अपनी सास के पास आती है। और दिव्या का साबुन से ढका हुआ चेहरा देखकर पहले तो सुरीली डर जाती है, फिर जोर जोर से हंसने लगती है। और ये देखकर दिव्या कहती है, माँ जी, आप हंसना बंद करो और ये बताओ कि क्यों बुलाया है? दिव्या की गूंगी सास उसको देखकर अपनी घंटी को 2 बार बजाती है और दिव्या कहती है, क्या मतलब? आपको खाना चाहिए? माँ जी, मैं पहले नहाने जा रही हूँ, उसके बाद बनाऊंगी। अब आएगा ना मजा, मैं भी देखती हूँ कि ये मेरा काम कैसे नहीं करती है। इतना कहकर अब सुरीली और जोर जोर से उस घंटी को बजाने लगती है। ये देखकर दिव्या उसे रोककर ऐसे ही खाना बनाने जाती है और जल्दी जल्दी खाना बनाकर अपनी सास के लिए लेकर आती है। खाना देने के बाद दिव्या अपने कमरे में जाकर आराम करने के लिए कपड़े बदल कर लेट जाती है। और एक बार फिर से दिव्या की गूंगी सास की घंटी की आवाज आती है, जिसके बाद दिव्या भागते हुए फिर से उसके कमरे में जाती है और कहती है, माँ जी, अब क्या चाहिए आपको? अभी तो आपको मैंने खाना दिया है, अब और क्या चाहिए? दिव्या के इतना कहने के बाद सुरीली अपनी उस घंटी को एक बार बजाती है, यानी पानी मांगती है। ये देखकर दिव्या कहती है, माँ जी, आपको पानी चाहिए, लेकिन पानी तो यहाँ रखा ही है ना, आपसे उठकर पिया भी नहीं जा रहा है, या आप मुझे जानबूझकर परेशान कर रही हैं? अब पता चला ना बच्चू, मुझे भी परेशान किया है तूने। अब मेरी ये घंटी तुझे सबक सिखाएगी। अब दिव्या सुरीली के लिए पानी लाती है और उसे देकर वहाँ से चली जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब दिन रात दिव्या की गूंगी सास अपनी घंटी से उसका जीना दुश्वार कर देती है। एक दिन अपनी सास से परेशान होकर सुरीली की लाख बुलाने पर भी वो वहाँ नहीं जाती और अपनी बहू के वहाँ न आने पर सुरीली अपने कमरे से जा ही रही होती है कि तभी सीढ़ियों से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर कर बेहोश हो जाती है। उसके गिरने की आवाज से दिव्या उसके पास आती है और जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ कुछ देर बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से सुरीली की आवाज वापस आ गई है। ये सुनकर दिव्या बहुत खुश होती है कि लो, अब उसे कम से कम अपनी गूंगी सास की घंटी से छुटकारा तो मिलेगा। रमेश एक बहुत ही गरीब आदमी था, जिसकी 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी काली, छोटी बेटी पूजा, तीसरी बेटी रानी। जहां बाप के लिए एक बेटी की शादी करना मुश्किल होता है, वहीं गरीब रमेश अपनी 3 बेटियों की शादी को लेकर चिंता में था। सबसे ज्यादा उसे चिंता अपनी सबसे बड़ी बेटी काली की थी, क्योंकि जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका रंग रूप था, जिसकी वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता था और उसकी वजह से उसकी बाकी बेटियों की भी शादी रुकी हुई थी। ऐसे ही एक रोज सुबह के समय वो अपने काम पर जा रहा था कि तभी उसकी पड़ोसन सरिता उसे रोकते हुए कहती है, कहाँ रहते हो रमेश भाई साहब जी? आज बड़े दिन बाद दिखाई दिए आप, कहीं गए थे क्या? हाँ सरिता जी, अपनी बड़ी बेटी काली के लिए रिश्ता देखने गया था, लेकिन उसके काले रंग की वजह से कहीं बात नहीं बन पा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। भाई साहब, आप परेशान मत होइए, जब आपकी लड़कियों के लिए रिश्ता मिलना होगा तो मिल जाएगा। सरिता जी, आप तो बचपन से ही देख रही हैं मेरी बेटियों को, उनके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी बड़ी बेटी की वजह से मेरी 2 बेटियों की शादी और रुकी हुई है। इसीलिए मुझे ज्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे समय निकल रहा है। मैं आपकी परेशानी अच्छे से समझ रही हूँ। मेरी भी 2 बेटियाँ हैं। बिना माँ की बेटियों को पालना, उनकी शादी करना बहुत बड़ी चीज होती है। फिर भी आपने अपनी बेटियों में कोई कमी नहीं छोड़ी।
माँ के ना होने पर भी आपने उनको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। आप जानती हैं सरिता जी, आजकल तो लड़कियों की अच्छे घर में शादी दो तरीके से ही होती है, या तो लड़की सुंदर हो या तो पैसे वाली हो। लेकिन मेरी बड़ी बेटी ना ही सुंदर है, ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं जो मैं ज्यादा दहेज देकर अच्छे घर में उनकी शादी कर सकूं। आप अपना मन छोटा मत करिए, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। आपको इतना सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। और अगर आपको मंजूर हो तो मैं आपकी छोटी बेटी रानी की शादी की बात अपनी देवरानी के लड़के के साथ चला सकती हूँ। लेकिन सरिता जी, बड़ी बेटी को घर बिठाकर छोटी बेटी की शादी करूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि बड़ी बेटी को बिठाकर छोटी बेटी की शादी क्यों कर रहा है। लोग न जाने कितनी बातें बनाएंगे। आपको अपनी बेटियों के बारे में सोचना है या लोगों के बारे में? वो क्या सोचते हैं क्या नहीं, इससे आपको क्या लेना देना। शादी तो आपको ही तीनों की करनी है ना। जिसकी जैसे मिले कर दीजिए। आप सोच लीजिए शाम तक और मुझे बता दीजिए। अगर आपकी हाँ हुई तो मैं आगे बात बढ़ाती हूँ। सरिता इतना कहकर अपने घर चली जाती है और रमेश भी अपने काम पर चला जाता है। कुछ समय बाद रमेश काम से लौटकर घर आता है और बहुत सोचने समझने के बाद वो सरिता की बात मान लेता है और अपनी बड़ी बेटी से पहले अपनी छोटी बेटी रानी की शादी पहले करने के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद सरिता लड़के वालों से बात करके उन्हें मिलने के लिए घर बुलाती है। अगले दिन लड़के वाले रमेश के घर आते हैं। तभी उसकी बड़ी बेटी काली सबके लिए चाय नाश्ता लेकर वहाँ आती है, जिसे देखकर लड़के की माँ मालती कहती है, जेठानी जी, आप ये किन लोगों के घर लेकर आई हो हमें? इनका ना तो घर अच्छा है ना ही लड़की। कहीं तुम हमें धोखा तो नहीं दे रही हो? नहीं नहीं मालती, ये वो लड़की नहीं है जिसे हम देखने आए थे। ये तो इसकी बड़ी बहन है। इसकी शादी नहीं हुई अभी तक। अरे मैं भी क्या पूछ रही हूँ, इसकी जैसी काली लड़की से शादी कौन करेगा? मैं तो कभी सपने में भी ऐसी लड़की को अपने घर की बहू ना बनाऊं। इस तरह किसी के घर में बैठकर उसकी बेटी की इंसल्ट करना ठीक नहीं है मालती। तुम पैसे वाली हो, ये लोग गरीब हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनकी बेइज्जती करो। और पहले लड़की को तो देख लो तब बात करो। जेठानी जी, अब जो जैसा होगा उसके लिए वैसा ही कहा जाएगा ना। मुझे बस मेरी होने वाली बहू को दिखाइए और किसी चीज से मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये रिश्ता पक्का हो गया तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस इनकी ये बड़ी काली बेटी मुझे शादी में नहीं देखनी चाहिए। आप चिंता मत करिए, आपको ये लड़की नहीं दिखाई देगी पूरी शादी में कहीं भी। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तभी रमेश की छोटी बेटी रानी वहाँ आती है और उसे देखते ही मालती उसे पसंद कर लेती है और पंडित को बुलाकर शादी की तारीख भी तय कर देती है। यूं ही समय निकलता है। समय के साथ तय किए हुए मुहूर्त पर रमेश की छोटी बेटी रानी की शादी सूरज नाम के लड़के से होती है। ऐसे ही थोड़ा समय और निकलता है। समय के साथ देखते ही देखते जैसे तैसे करके रमेश अपनी सबसे छोटी बेटी पूजा की भी शादी तय कर देता है। अब उसकी बड़ी बेटी काली ही बची थी। एक रोज काली मार्केट से सब्जियां लेकर लौट रही थी। तभी उसकी पड़ोसन कमला उसे रोक कर कहती है, क्या बात है काली बेटी, आज तू सब्जियां लेने के लिए मार्केट कैसे निकल गई? तू तो कभी घर से बाहर नहीं निकलती। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तेरी दोनों छोटी बहनों की शादी हो गई सिवाय तेरे। अरे कब तक तू ऐसे अपने गरीब बाप पर बोझ बनकर पड़ी रहेगी? आंटी जी, अगर आपने भी मुझे मेरे रंग को लेकर ताना मारने के लिए रोका है ना, तो मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत काम है। और बात है तो कोई बता दीजिए। अरे बहनों, जरा इस लड़की की अकड़ तो देखो, ना शक्ल ना सूरत ना कोई गुण, फिर भी इतना घमंड है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि इस काली सी को घमंड किस बात का है। आंटी जी, मुझे किसी बात का कोई घमंड नहीं है और ना ही मुझे किसी से कोई शिकायत है। जो भी है ये मेरी किस्मत है। जब मेरे नसीब में शादी लिखी होगी तो हो जाएगी। काली इतना कहकर अपने घर चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। तभी रमेश वहाँ आता है, जिसे देखकर काली कहती है, पिताजी, क्या मैं आप पर बोझ हूँ? लोगों को मेरे काले रंग के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। क्या सुंदरता ही सब कुछ होती है? इंसान का स्वभाव कोई मायने नहीं रखता। क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब किस्मत का खेल है और तू मेरे लिए कोई बोझ नहीं है। लोगों का काम ही है बोलने का। तू उनकी बातों को एक कान से सुन और एक कान से निकाल दे और सारी चीजें किस्मत पर छोड़ दे। पिताजी, किस्मत पर क्या और कब तक छोड़ दूं? अगर भगवान ने मुझे काला रंग दिया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? लोग मुझे ताने क्यों मारते हैं? उन्हें कुछ और दिखाई नहीं देता क्या? रमेश अपनी बेटी काली को समझा ही रहा था कि तभी उसकी सहेली रूपाली उसके घर आती है
और उसे खुशी से गले लगाते हुए कहती है, काली, तेरा सपना पूरा हो गया। तेरा गवर्नमेंट टीचर में सिलेक्शन हो गया है। तूने एग्जाम में टॉप किया है। अब तू एक गवर्नमेंट टीचर बन गई है। तू सच बोल रही है ना? देख, इस चीज को लेकर मुझसे मजाक मत करियो। माँ कसम, मैं सच बोल रही हूँ। तेरी सरकारी नौकरी लग गई है। अब तू किसी के ऊपर बोझ नहीं है। देखा बेटी, मैंने तुझसे कहा था ना कि भगवान कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करता है। और आज मुझ गरीब की झोली में उसने सब कुछ डाल दिया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चल सभी मोहल्ले वालों को मिठाई खिलाकर आते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा पिताजी। इस बहाने मुझे ताना मारने वाले लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। आपने सही कहा था, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अगले दिन सुबह रमेश अपनी बेटी काली के साथ उसे सरकारी नौकरी मिलने की खुशी में पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रहा था। तभी उसकी पड़ोसन कमला फिर उसके पास आती है और उसे हाथों में मिठाई का डब्बा लिए हुए देखकर कहती है, क्या बात है रमेश जी, आज आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। और ये मिठाइयाँ किस खुशी में बांट रहे हैं आप? आपकी काली बेटी का रिश्ता तय हो गया क्या? इसको किसने पसंद कर लिया? कमला जी, मेरी काली बेटी की सरकारी नौकरी लग गई है, इसीलिए मैं पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांट रहा हूँ। जरूरी नहीं है ना कि आपको मेरी काली बेटी के अंदर कोई गुण ना दिखाई दे तो किसी को ना दिखाई दे। अगर मेरी जगह आपकी बेटी इस रूप रंग की होती तो क्या आप फिर भी उसे ऐसे ही ताने मारती, या कोई उसे ताने मारता तो आप बर्दाश्त करती? लेकिन आज मेरी उसी बेटी ने अपने आप को इतना काबिल बना लिया कि लोग अब उसके रंग को नहीं बल्कि उसकी काबिलियत को देखेंगे। रमेश की बात सुनकर कमला को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वो रमेश और उसकी बेटी काली से अपनी गलती की माफी मांगती है और उसकी बहुत तारीफ करती है। इस तरह से एक तरफ काली को अपने काले रंग के चलते मिलने वाले ताने और रमेश को अपनी गरीबी भरी जिंदगी से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।